Hello student, welcome to my channel Bharat Academy, and during this session we will discuss about dual simplex method. What is this dual simplex method? Dual simplex method एक तरह का simplex method ही है, केवल एक डिफरेंस इसमें यह रहेगा कि एक क्राइटेरिया है कैसे हम इंटरिंग वेरिएबल निकालते हैं, कैसे आउटगोइंग वेरिएबल निकालते हैं, वहीं पे एक डिफरेंस रहेगा, निकालने का तरीका यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बाकी इट्स जस्ट सिमिलर टू सिंप्लेक्स मेथड। देखिए इसमें डुअल सिंप्लेक्स मेथड के एल्गोरिथम को मैं स्टेप बाय स्टेप इस एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे ज़्यादा समझ में आएगा जल्दी से जल्दी क्या है इसमें। एल्गोरिथम जितने भी होंगे डुअल सिंप्लेक्स मेथड में, स्टेप्स मतलब एल्गोरिथम, फर्स्ट स्टेप ये है, स्टेप फर्स्ट, वी कन्वर्ट द मिनिमम जेड इनटू मैक्सिमम जेड। अधिकतर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन ले करके ही हम सॉल्व करते हैं, तो यही करना है, कन्वर्ट। फर्स्ट स्टेप तो यही है, कन्वर्ट मिनिमाइजेशन ऑफ जेड इनटू मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड बाय मल्टीप्लाइंग both sides by -1, मल्टीप्लाइंग both sides by -1। इससे मल्टीप्लाई कर दो तो इसको मैक्सिमम जेड बना लेता है। इफ इट इज इन मिनिमम जेड फॉर्म, तो मैक्सिमम जेड यहाँ बदल जाता है, ये दिस विल बी इक्वल टू, ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 5x1 माइनस 6x2। पहला काम तो ये हो गया। स्टेप सेकेंड मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि जब आप सिंप्लेक्स मेथड ही है एक तरह का, जैसे मैंने बताया, जब आप सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होता है उसको मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, जो मैंने यहाँ बना दिया। और जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं, अगर फंक्शन मैक्सिमम जेड है तो कांस्टेंट सारे लेस देन इक्वल टू में रहेंगे। तो ये मेरे दोनों के दोनों कांस्टेंट यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है यहाँ, तो इसको पहले यही करना है कि कन्वर्टिंग द इक्वालिटी, कन्वर्टिंग greater than inequality into less than inequality, multiplying by -1, multiplying both sides कह सकते हैं, both sides by -1। तो ये हो जाएगा, जो इनइक्वालिटीज है हमारी, जो कॉन्स्टेंट्स है हमारे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करा तो -x1 -x2, और ग्रेटर देन इक्वल टू जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू में हो जाएगा, 2 की जगह -2 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी इनइक्वालिटी, ये भी ग्रेटर देन वाली है, तो -1 से करा तो दिस इज -4x1 -x2, ये भी लेस देन इक्वल टू करूँगा तो -4, ये फिलहाल तो ये कर दिया। और एंड जहाँ ये जो वेरिएबल्स है x1 x2 शुड बी नॉन नेगेटिव, पहला काम तो ये कर दिया। तीसरा काम हम ये करते हैं कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग सम स्लैक वेरिएबल्स। तो नाउ स्टेप थर्ड जो रहेगा इसमें, स्टेप थर्ड, नाउ लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटीज है, तो हम यहाँ स्लैक वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे टू मेक देम इक्वेशंस। नाउ इंट्रोड्यूसिंग slack variables, two slack variables s1 and s2 to make inequations into equations, ये करना है। तो देखिए कैसे हो गए, इसमें जो मैक्सिमम जेड तो है ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में एसएलपीपी इसको बनाते हैं, यही हम करते हैं हर एक सिंप्लेक्स मेथड में। ये मैक्सिमम जेड तो था ही हमारा, ये था हमारा -5x1 -6x2 सब्जेक्ट टू, और ये सारे के सारे इन इक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो स्लैक वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर दिया। -x1 -x2 फर्स्ट स्लैक वेरिएबल ले लिया, ये बन गया मेरा इक्वल टू -2। दूसरे वाले में दूसरी इनइक्वालिटी 4x1 -x2 प्लस, यहाँ ले लिया मैंने सेकेंड स्लैक वेरिएबल ले लिया, यहाँ ये इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया, -4 बन गया। और एंड जितने भी ये बने मेरे वेरिएबल्स x1 x2 s1 s2 ऑल आर नॉन नेगेटिव
वैल्यूज, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस यू कैन से। ये हो गया सारा। यहाँ देखो बेसिक वेरिएबल निकालने के लिए मुझे यूनिट मैट्रिक्स शो करना पड़ता है। फर्स्ट इक्वेशन में S1 था, S2 नहीं था तो 0 S2। सेकंड वाले में S1 नहीं है तो 0 S1 कह दिया, प्लस S2 इक्वल टू -4। और मैक्सिमम Z या S1 S2 नहीं थे तो 0 S1 प्लस 0 S2। अब देखो यहीं से मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटा आइडिया दे दूं। दो वेरिएबल्स हैं सपोज कीजिए S1 S2। ये जो मैट्रिक्स बना रहे हैं यहाँ S1 का कोफिशिएंट 1, यहाँ S2 का कोफिशिएंट 0, यहाँ 0 सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ ये 1 हो गया। तो ये तुम्हारा दोनों के दोनों ये यहाँ ये दोनों के दोनों S1 और S2 जो वेरिएबल्स हैं ये यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स बनाने का मतलब ये हो गया कि S1 S2 आर बेसिक वेरिएबल्स, और जो बाकी जो बच गए X1 X2 एंड जो रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं X1 X2, दीज आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स। देखिए जैसे कि आपको पता ही है बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज़ मेरे निकल गई। यहाँ S1 इक्वल टू -2, देखो ना यहाँ X1 X2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये तो 0 था ही। S1 इक्वल टू -2, दिस इज एक्चुअली -2, और S2 इक्वल टू -4 सेकेंड वाले से। इसी के लिए तो मैं करता हूँ कि जो स्टार्टिंग प्रॉफिट होता है उसको 0 मान के चलता हूँ। अब देखिए स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल वही है जो सिंप्लेक्स टेबल आज तक बनाई। CB कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ द बेसिक वेरिएबल, ऊपर CJ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ये है सारे बाकी वेरिएबल X1 X2 S1 S2, इसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व है। यहाँ देखिए कोफिशिएंट CJ देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में X1 का कोफिशिएंट -5 ये लिख लिया, X2 का कोफिशिएंट -6 ये लिख दिया, S1 S2 के दोनों के कोफिशिएंट 0 हैं तो ये 0 0 लिख दिया। इधर बेसिक वेरिएबल अभी हमने निकाला कि S1 और S2 हैं। S1 और S2 के यहाँ देखो कोफिशिएंट, S1 का कोफिशिएंट 0, S2 का कोफिशिएंट 0, ये CB की वैल्यू लिख दी। XB की वैल्यू अभी हमने प्रूफ कराई कि ये हमारे S1 S2 बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज हैं। S1 इक्वल टू -2, S2 इक्वल टू -4 ये ले लिया। बाकी ये मैट्रिक्स हमने जो इक्वेशंस दो बनाई वहीं से सारी मैट्रिक्स को फिर से X1 X2 S1 S2 के कोफिशिएंट्स लिख दिए। X1 का -1, X2 का -1, S1 का 1 और S2 का 0 ये लिख दिया। दूसरी इक्वेशन में X1 का कोफिशिएंट -4, X2 का कोफिशिएंट -1, S1 का 0, S2 का 1 वो सारा लिख दिया। फिर से वो Z की वैल्यू जैसे निकालते हैं समेशन CB इंटू XB, ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू -2 0, 0 इंटू -4 0, 0 प्लस 0 0 हो गया। इसी तरह से सारे कॉलम में देखूंगा तो सब में 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 करूँगा, 0 0 0 आ जाएगा। अब क्या करना, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई इन सारी चीज़ों की। ZJ माइनस CJ निकालेंगे तो 0 -5 करूँगा तो +5, 0 -6 करूँगा तो 6, 0 -0 0 0 -0। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड स्टेप तक डुअल सिंप्लेक्स मेथड का तो यही चलेगा। स्टेप फोर्थ क्या है वो इंटरेस्टिंग है। नाउ वी टेस्ट द नेचर ऑफ ZJ माइनस CJ। केस फर्स्ट 2-3 बातें हो सकती हैं। इफ all the values of ZJ minus CJ are greater than 0 and सारी वैल्यू x की भी अगर पॉजिटिव आ जाएं, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या 0, तो देन द ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। उसमें हमें एक ही झटके में यहीं पे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस निकल जाता है। लेकिन दूसरी बात ऐसे भी हो सकती है, इफ ऑल दी वैल्यूज, जैसे कि इस केस में है, ऑफ ZJ माइनस CJ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ पॉजिटिव है कुछ 0 है, बट if at least one value of XB is negative, if at least one value of XB is negative less than 0 यानी negative, तो we go for the next step, then
we go to next step. तीसरा केस, if at least one value of zj minus cj is negative, so then this method is not applicable. तो ये मैंने तो सारे क्वेश्चंस के लिए कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बात हुई वो देखिए आप, कैसे हम इसमें से लीविंग वेरिएबल, कैसे हम इसमें से आउटगोइंग वेरिएबल निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ आप देखिए ये 3 केसेस किसी भी क्वेश्चन में हो सकते हैं। इन जनरल बताया मैंने कि किसी दुनिया भर के क्वेश्चन कर सकते हो इन स्टेप से। यहाँ क्या हुआ, जेड माइनस सी जे की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन एक्स बी की वैल्यूज -2 -4 नेगेटिव आ गई। तो ये सेकंड कंडीशन हमारा यहाँ चल रहा है। तो हियर all the values of zj minus cj क्या क्या है, 5 6 0 0, यानी all the values are greater than equal to 0 and values of the xb are -2 -4, यानी less than 0 negative. So then we go for the next step. उसमें जब हमारा नेक्स्ट सिंपलेस्ट टेबल जो भी बनेगा उसका आउटगोइंग क्या होगा, इनकमिंग क्या होगा, वो देखो। इसका स्टेप हमने 4th लिखा था, स्टेप 5th देखो क्या करेंगे। टू फाइंड आउटगोइंग या लीविंग वेरिएबल जिसे बोलते हैं, लीविंग वेरिएबल, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स बी। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स बी आ गया। मोस्ट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स बी मेरे हैं यहाँ -2 -4, तो इसमें मोस्ट नेगेटिव आ गया -4। ये -4 नज़र आ गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा ये वाला, ये दिस विल बी योर आउटगोइंग वेरिएबल। इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल S2 is your outgoing variable। ये ध्यान देना, यहाँ से तो मुझे पता चल गया, इसका मतलब S2 मेरा आउटगोइंग हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप 6 में ये तो मैंने आउटगोइंग वेरिएबल की कहानी बोली। टू फाइंड एंटरिंग वेरिएबल, टू फाइंड एंटरिंग या इनकमिंग वेरिएबल, हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू चूज करते हैं किस में से, zj माइनस सी जे अपॉन एक्स आर। अभी बताता हूँ एक्स आर क्या है, लेकिन एक्स आर में भी वो वैल्यू लेना जो नेगेटिव होगी। ये ध्यान देना, ये पूरी की पूरी जो रो है ये वाली, दिस इज की रो, यही तुम्हारी एक्स आर है, यही की रो, ये पूरी की पूरी यही एक्स आर है। इसमें से वो वैल्यू लेना जो नेगेटिव हो। अब यहाँ देखिए ये 5 हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये मैं निकाल रहा हूँ एंटरिंग इनकमिंग वेरिएबल निकालने का तरीका बता रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू zj माइनस सी जे, ये 5 था, अपॉन -4, zj माइनस सी जे ये 6 था, ये हो गया -1। बाकी तो है नहीं नेगेटिव, बाकी इनको लेने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ना जीरो को ना पॉजिटिव को या नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो इसमें वैल्यू आ गया -5/4। ये -5/4 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा है, x1। तो दिस x1 इज योर एंटरिंग वेरिएबल एंड करस्पॉन्डिंग वेरिएबल in column
इच x1, तो x1 तुम्हारा एंटरिंग वेरिएबल हो गया, एंटरिंग वेरिएबल, ये भी समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। एंटरिंग वेरिएबल हो गया। अब की एलिमेंट जो मेरा मिला यहाँ, की एलिमेंट हो गया -4, जो इंटरसेक्शन पे पड़ेगा की रो और की कॉलम के, -4। नेक्स्ट स्टेप में इसमें फिर से इम्प्रूव सिंप्लेक्स टेबल बनाऊंगा। जब इम्प्रूव सिंप्लेक्स टेबल बिल्कुल वही है, सिंप्लेक्स टेबल ही, लेकिन बस ये मेथड थोड़ा सा एक इंटरिंग वेरिएबल आउटगोइंग वेरिएबल निकालने का तरीका बदल जाता है, बाकी सारा मेथड वही है। अब यहाँ देखिए ये की एलिमेंट तुम्हारा -4 था, -4 था। तुम्हें पता है कि सिंप्लेक्स मेथड में मुझे की एलिमेंट को 1 बनाना पड़ता है। तो 1 कब बनेगा? जब पूरी की रो को तुम -4 से डिवाइड करोगे। एक तो ये हो गया, इससे तो हमारा की रो की जगह जो रिप्लेस करेगा रो वो सेट हो जाएगा। और जो बताया था कि यहाँ S2 आउटगोइंग है, X1 इनकमिंग है, तो S2 का जो कॉलम था 0 1, भाई यही चीज़ मुझे यहाँ सेट करनी है। यहाँ तो इसको 1 बनाना और इसको ऊपर -1 की जगह 0 करना है। ये इंटरेस्टिंग है। सिंप्लेक्स टेबल जब बनाऊंगा नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए इसको फिर से सर शुरू करो। CB, दिस इज बेसिक वेरिएबल, और ये XB, और ये सारा का सारा X1 X2, और ये S1 S2, और यहाँ जो है, यहाँ मुझे ऊपर CJ भी मेंशन करना पड़ता है, CJ, और ये CJ तो यही आएगा, कोई चेंज नहीं होता उसमें, -5 -6 0 और 0, दिस इज -6। बेसिक वेरिएबल अब देखो थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा। S1 पे तो कोई चेंज नहीं आया, S2 आउटगोइंग वेरिएबल था, पहला तो बेसिक वेरिएबल S1, उसका कोफिशिएंट 0, कोई नहीं। S2 आउटगोइंग, अब S2 बाहर निकलेगा और इसकी जगह आएगा X1, तो X1 का जो कोफिशिएंट था 0 की जगह वो आ जाएगा, दिस इज -5, ये चेंज आ जाएगा। बाकी सारा सिस्टम वही। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो फिर वही Z वही निकालते हैं, Z इक्वल टू समीशन ऑफ CB इंटू XB, कुछ भी चेंज नहीं करना। ये देखो, ये की रो को मैंने क्या कहा था, जो सेकंड रो थी उसमें -4 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ 1 निकालने के लिए करा मैंने इसको, तो -4 में से -4 से डिवाइड किया, दिस इज़ 1, -4 में करा, दिस इज़ 1, -1 -4 करेगा तो 1/4 हो गया। ये हो गया तुम्हारा 0/4, दिस 0, और दिस इज -1/4। ये तुम्हारी जो की रो थी उसकी जगह ये वाली रो रिप्लेस्ड हो गई। अब ये पहला वाला क्या होगा भाई, -4 को तो 1 कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं इंटरिंग को, लेकिन उसके ऊपर जो -1 है वो मेरा 0 होना चाहिए। वो कैसे होगा? इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, जो इसका R1 होगा, R1 ये होगा ओल्ड एलिमेंट जो भी है पुराने उस फर्स्ट रो में, ओल्ड लाइन, और यहाँ देखो -1 था, यहाँ +1 था, कब 0 आएगा? जब इन दोनों को जोड़ दूंगा, ओल्ड लाइन प्लस न्यू लाइन। ये देखो कुछ भी अलग नहीं है, ओल्ड लाइन की वैल्यू लिख दो, ओल्ड रो में जो जो थे। यहाँ देखो ओल्ड रो में क्या क्या था, -2 -1 -1 -1 और ये 1 और 0, और प्लस न्यू लाइन ये वाली होगी जो पुराने की रो को मैंने रिप्लेस करी, तो -2 + 1 ये हो गया। और ये था -1 + 1, इसी के चक्कर में सारा बवाल हमने झेला। फिर था -1 और इसके सामने ये था +1/4 हो गया हमारा, +1/4। इसी तरह से 1 था 1, इसके सामने जो है वैल्यू थी 0, तो 1 + 0। फिर ये लास्ट में 0 था और ये -1/4, तो ये जो वैल्यूज़ निकली मेरी, -2 + 1, दिस इज़ -1, ये 0, ये तेरा -1 + 1/4 -3/4, ये तेरा 1, ये तुम्हारा -1/4। तो जो न्यू फर्स्ट रो होगी पूरे नंबर उसमें लिख दीजिए। दिस इज़ 1 के ऊपर -1, 1 के ऊपर ये 0, दिस इज़ -3/4, दिस इज़ 1, और दिस इज़ -1/4। तो ये मेरी दोनों रो सेट हो गई, सेकंड रो भी और फर्स्ट रो भी। ये देखिए, ये आना चाहिए सबको। यहीं पे दिक्कत होती है हर किसी के। जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं रो ऑपरेशन चलाना जानते हैं, वही रो ऑपरेशन चला करके मैं
जो की एलिमेंट होता है उसको 1 लाता हूँ और उसके करस्पॉन्डिंग उस कॉलम में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको 0 लाने के लिए मुझे ये ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं। अब देखिए ये तो हो गया ये। अब जेड की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखो जेड सी बी इंटू एक्स बी, 0 इंटू -1 0, -5 इंटू 1 दिस इज -5, ये हो गया। 0 इंटू 0 -5 इंटू 1 दिस इज -5, 0 इंटू -3/4 दिस इज 0, -5 और इसको करूँगा तो -5/4 हो गया, ये हो गया। 0 इंटू 1 0, -5 इंटू 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया। फिर 0 इंटू -1/4 0, -5 और ये करूँगा तो ये हो गया 5/4, ये आ गए। अब मुझे जेड तो पता चल गया। अब जेड जे माइनस सी जे में इसका कैलकुलेट करूँगा तो -5 में से -5 गया, दिस इज 0, -5/4 और -6 करूँगा तो 19/4, ठीक है। फिर 0 में से 0 गया 0 और ये 5/4 में से 0 अगर गया तो दिस इज़ 5/4 एक्चुअली, ये हो गया। जेड जे माइनस सी जे आ गया। इस केस में भी आप देख रहे हैं कि ऑल द वैल्यूज ऑफ जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन एक्स बी की एटलीस्ट 1 वैल्यू इज़ नेगेटिव। तो इस केस में भी ये मेरे सॉल्यूशंस नहीं है, करंट सॉल्यूशन आर नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वी गो फॉर द नेक्स्ट इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन। हियर all the values of zj minus cj are greater than equal to 0, but values of xb at least one value of xb is your negative less than equal to 0। तो इस केस में current solution is not optimal solution, hence the current solution is not optimal feasible solution, optimal basic feasible कह सकते हैं, basic feasible solution। तो जब ऐसा नहीं है तो we go for the next improved simplex table, then we go for next step। for next table, नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल कह सकते हैं। जो आउटगोइंग वेरिएबल होगा वो होगा एक्स बी का मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। आउटगोइंग जो होगा आउटगोइंग वेरिएबल विल बी मोस्ट नेगेटिव ऑफ एक्स बी। तो मोस्ट नेगेटिव ऑफ एक्स बी तुम्हारा एक ही नेगेटिव है -1, और तो है नहीं, -1 हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल वेक्टर भी बोलते हैं इसे, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल यहाँ पर S1 इज योर आउटगोइंग वेरिएबल, कई लोग इसको वेक्टर भी बोलते हैं। S1 आउटगोइंग हो गया, ये कंफर्म हो गया। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा ये दिस इज योर की एलिमेंट में मुझे देखना होता है, ये हो गया। ये तो आउटगोइंग वेरिएबल निकालने का तरीका तो वही है। नाउ नेक्स्ट इज एंटरिंग वेरिएबल, एंटरिंग या इनकमिंग वेरिएबल ये होता है मैक्सिमम ऑफ जेड जे माइनस सी जे अपॉन एक्स आर, लेकिन एक्स आर यहाँ लेस देन 0 होना चाहिए, ये ध्यान देना भाई। यहाँ देखिए की रो जो होगी यही यहाँ पर एक्स आर की वैल्यू होगी, ये ध्यान देना। एक्स आर में भी वो वैल्यू लेना जो नेगेटिव हो, जो पॉजिटिव या 0 हो उनको नहीं कंसिडर करना। यहीं पे इफ ऑल एक्स आर नॉन नेगेटिव, तो then there does not exist any basic feasible solutions, but here XR की वैल्यू जो हमारी है वो नेगेटिव लेनी है तो -1 और -3/4 है। बट हेयर एंटरिंग वेरिएबल जो होगा, एंटरिंग वेरिएबल ये मैंने मेंशन कर दिया, पॉजिटिव होगा तो कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, नेगेटिव होने चाहिए हो। एंटरिंग वेरिएबल जो होगा मैक्सिमम ऑफ जेड जे
19/4 अपॉन इसके ऊपर एक्स आर था -3/4, ये हो गया। जीरो तो लेना नहीं। फिर ये नेक्स्ट है 5/4 अपॉन एंटरिक वेरिएबल है -1/4, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -19/3 और ये -5, तो -19/3 और 6 अराउंड हो गया -5, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई -5। तो -5 इसके करस्पॉन्डिंग आ रही 5/4 के, तो ये इस 5/4 लिया था तभी आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है कॉलम में, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल in that column is S2, तो S2 is your incoming variable। ये 5/4 अपन -1/4 करा था, तब जाके तुम्हारा ये S2 आया था। तो यहाँ देखो, ये यहाँ नज़र आ रहा है मेरे को ये की एलिमेंट, हेयर की एलिमेंट इज -1/4। की एलिमेंट -1/4 है, तो उसको यहाँ पे हो क्या रहा है, S1 मेरा आउटगोइंग होगा और S2 मेरा इनकमिंग होगा। तो S2 मेरा इनकमिंग होगा, तो फिर ये यहाँ आ जाएगा, S1 की जगह S2 आ जाएगा, और यहाँ S1 का जो कॉलम है 1 और 0 वो यहाँ बन जाएगा, इसकी जगह 1 बन जाएगा, इसकी जगह 0 बन जाएगा। लेकिन वो होगा कैसे डियर, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में बाकी सेम है, ये CJ की वैल्यू वही है -5 -6 0 0, ये वेरिएबल भर दिए। ये बेसिक वेरिएबल S1 को जो रिप्लेस करेगा वो S2 करेगा, S2 लिख दिया, इसका कोफिशिएंट अगेन 0 है, यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो 0 लिख दिया, x1 का -5। xb की क्या वैल्यूज होंगे वो देखिए आप। ये -1/4 वजह की एलिमेंट, इसको 1 बनाते हैं, -1/4 है, तो 1 कब आएगा, जब -4 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा, तो पूरी रो को -4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो -1 -4 4 हो गया, ये 0 हो गया, -4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो गया, इसको -4 से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज़ -4, और इसको -4 से मल्टीप्लाई करूँगा 1। इसी के चक्कर में, इस यूनिटी के चक्कर में मैंने -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये तो हो गया ये। अब ये जो सेकंड रो रहेगी मेरी अब नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में, वो इंटरेस्टिंग है। ये तो मेरा 1 बना दिया यहाँ पे, लेकिन नीचे कितना होना चाहिए, 0। तो 0 कब आएगा, जब ये भी 1/4 होगा, ये -1/4 ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो इसको 1/4 बनाने के चक्कर में मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ जो सेकंड रो होगी वो कैसे निकालेंगे, ओल्ड लाइन तुम्हारी यही रहेगी, सेकंड रो जो ये चल रही थी, ओल्ड लाइन 1 1 1/4 0 -1/4 ये लिख दिया, प्लस 1/4 ऑफ न्यू लाइन हमेशा वो रहेगी जो पुरानी की रो को मैंने सेट करके यूनिटी बनाया रहता है। देखो 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कटा, 1 + 1 = 2। दूसरा था ये 1 + 1/4 इंटू 0 1, फिर 1/4 ये ओल्ड नंबर था, और प्लस 1/4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4 + 1/4, दिस इज़ 1। नेक्स्ट पुराना था 0 + 1/4 ऑफ न्यू लाइन -4 हो गया, तो -4 से -4 करेंगे, दिस इज -1। अब फिर ये -1/4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करा, तभी तो ये पूरा ऐड करके 0 आया। इसके ही चक्कर में ये सारी दास्तान लिखी गई, ये सारे नंबर यहाँ भर दो, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ -1, दिस इज़ 0। अब कुछ नहीं करना, इसको ZJ लिख देते हैं, ZJ समेशन CB इंटू XP, 0 × 4 0, -5 × 2 -10, 0 × 0 ये हो गया -5, 0 × 3 0, -5 × 1 -5 हो गया, 0 × -4 0, प्लस -5 × -1 दिस इज़ 5, 0 × 1 0, और ये भी 0, ये तो हो गया तुम्हारा ZJ। अब देखिए ZJ -CJ की वैल्यू, ये देखो -5 में से -5 गया, ये 0, -5 -6 दिस इज +1, 5 -0 दिस इज 5, और 0 -0 दिस इज 0। अब देखिए ये हो गया। इसमें चेक करो, फिर से टेस्ट करो ZJ -CJ का नेचर को, तो सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ ZJ -CJ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और XB की वैल्यू चेक करो, यहाँ 4 और 2 ये सारी पॉजिटिव है, एंड all the values
of xb are positive, नॉन नेगेटिव। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि करंट सॉल्यूशन इज योर ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इट मीन्स द करंट सॉल्यूशन इज द ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बस हमारा काम ख़त्म। यहाँ देखिए S2 का तो होना ना होना कोई मतलब नहीं लास्ट सिंप्लेक्स टेबल में, लेकिन x1 की वैल्यू है x1 इज इक्वल टू 2, लेकिन x2 इज़ नॉट देयर। इफ़ x2 इज़ नॉट देयर इट मीन्स इट्स वैल्यू इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। ये हो गया। एंड मेन क्वेश्चन तो मिनिमम जेड का था, हमने इसको मैक्सिमम जेड में कन्वर्ट करा था, तो आंसर भी हमारा मैक्सिमम में ही होगा। तो एंड मैक्स जेड जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी ये -10 जो आई हमारे जेड की वैल्यू। लेकिन हमें करना क्या था, मेन क्वेश्चन तो यही लिखा था कि सॉल्व द फॉलोइंग LPP मिनिमम जेड, मैक्सिमम जेड इक्वल टू -10। तो इट मीन्स मिनिमम जेड जो मुझे एक्चुअल में निकालना था वो माइनस ऑफ -10 इक्वल टू +10। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इसी के साथ ही हमारे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशंस इस क्वेश्चंस के निकल गए। तो with this the lecture is over. If you have found this video interesting and helpful, तो please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.